उस पल की क्या ही बात है, जिस पल में तेरा साथ हो। उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। कैसी कैसी तबीयत? आप कब आए यहाँ? थोड़ी देर पर आया था। वशमा कहाँ पे है? वशमा चली गई। वशमा कहाँ चली गई? वशमा के साथ तो मैंने वापस जाना था। मैं वापस कैसे घर जाऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं कौन सा अस्पताल है ये, कहाँ पे है ये जगह। मैं ड्रॉप कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी अभी बस चलते हैं। यहाँ पे ना मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, तो बस अभी घर चलते हैं। संभाल के लेकिन क्या कर रही हो? आराम से आराम से। अरे अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप? इसे मत उतारिए, पहले डॉक्टर से मशवरा लें फिर घर जाइएगा, वरना आपके बच्चे को नुकसान होगा। अच्छा, मैम आप माँ बनने वाली हैं। इसका नाम मुंशी रिजवान रखूंगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर ने कहा है कि इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि बिस्तर से नहीं उतरने दे रहे हैं? नाजिबीन, बता बेटा क्या हुआ? अम्मा तुम भी ना कभी कभी माजबी नहीं बन जाती हो, खुद भी समझदार हो।
सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, जैसे साथ धड़क के वो साथ, जैसे साथ हो धड़क के वो साथ। अम्मा, अब्दुल्ला का फोन। अरे देख क्या रही है, उठाना जल्दी से। हेलो, कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत बेहतर है अभी तो बहुत। अम्मा ना बहुत वीआईपी ख्याल रख रही है मेरा। मेरे पसंदीदा खाने बनाए, खीर भी बनाई है, लेकिन वो मुझसे खाई नहीं जा रही। क्यों? दिल तो चाह रहा था, लेकिन ना फिर डर गई। मैंने कहा कि भला वो अगर ज्यादा खाने की वजह से फिर से तबीयत खराब हो गई तो फिर आप तो नहीं आएंगे ना बार बार मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो और मैं तो अकेली वैसे भी नहीं जा सकती, कैसे जाऊंगी, अम्मा इद्दत में, तो इसलिए। नहीं, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी तबीयत खराब हो तुम मुझे बताना, मैं लेके जाऊंगा। सच्ची? आप लेके जाएंगे? हाँ हाँ, मैं लेके जाऊंगा। डोंट वरी, ओके। और वो आपकी महबूबा ने देख लिया तो? वो शांति का। हेलो, वो शांति की कॉल आ रही है पीछे से। मैं कॉल बैक करता हूँ, ओके। आई एम कॉलिंग यू बैक। क्या हुआ, रख क्यों दिया? वो उनकी महबूबा की कॉल आ गई थी। अम्मा, ऐसा क्यों होता है? कोई क्यों हमें छोड़ के चला जाता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? पता नहीं, शायद इसलिए कि हमें पता ही उनके जाने के बाद चलता। बस। हाँ, रो क्यों रही हो? हाँ, पता नहीं क्यों खुद रोना आ रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि आप सच में मेरे सामने बैठे हो। सॉरी माजिबीन, सॉरी। नहीं 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 नहीं, अम्मा कहती है शौहरों से सॉरी नहीं कहलवाते, गुनाह मिलता है। सच में। और पता क्या, दुल्हा अल्लाह पाक की कसम, पता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी महबूबा से करते हो। सच में। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत बहुत। तो आइंदा के बाद उसका जिक्र नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके। दुल्हा, उसका जिक्र करने से तकलीफ होती होगी ना?
नहीं तकलीफ नहीं होती, वो जा चुकी है मेरी जिंदगी से भाई। बावली क्या बोला? अभी क्या बोला? हाँ कुछ नहीं। क्या? बोल बावली, क्या बोला? हाँ हाँ बोला बावली। मुझे भी तो बावला कहती हो तो बावली को तो बावली कहते हैं ना। तुम हो ना बावली। मैं बावली नहीं हूँ, तुम बावले हो। अपनी कोई बातें नहीं देखी तुमने। बावला है, तेरा पूरा खानदान बावला है। जाओ हाँ हाँ, जा रही हूँ। एक घिनौना गुनाह करके बच के निकल जाने वाले को अपनी फिरौनियत पे जो नाज होता है वही नाज है तुम्हें। ये क्या लगा के फिरते हो, तो खाली है।
लेंसेस लगाए हुए हैं, ये तो मैं आदत है मुझे पहनने की। नाजरीन, इस वक्त हम सेशन कोर्ट के बाहर है जिसमें एक ऐसा केस आज पेश होने जा रहा है जिसकी कंप्लेनेंट एक बहन और मुस्लिम भाई है। भाई के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बहनोई को ऐसे वक्त पर कत्ल किया जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर मौजूद थे। और इस केस की एक अनोखी बात यह है कि मुल्ज़िम के खिलाफ जो केस लड़ रही है वो और कोई नहीं, उसकी बीवी है। इस केस के मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहिए। KL न्यूज़, अकबर हुनानी, कराची। गुड लक मिस्टर अशफा। आपकी ज़िंदगी का पहला केस होगा मेरे साथ। इसको मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या आपकी ज़रा नवाजी का? इसे मैं अपनी बदनसीबी ज़रूर कह सकती। गुड लक। चार्जशीट और वकालतनामे का क्या स्टेटस है? मैम, एडवोकेट मिस नशवा बहजाद, वाइफ ऑफ जी मैम। मैं इस केस के मुल्ज़िम की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। मैं पूरी गैर जानिबदारी के साथ इस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। केस बहुत सिंपल और वाज़ेह है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 12 अक्टूबर 6:25 पर अमार बख्तियार की गन से एक गोली चलती है। ये वो गन है और ये इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। ये उनकी लाइसेंस शुदा गन है जिसे वो हमेशा अपने पास रखना पसंद है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये लाइसेंस शुदा गन मेरे क्लाइंट अम्मार की ज़रूर है और वो अपनी हिफाजत के लिए इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो किसी का कत्ल करने का इरादा रखते हैं या किसी का कत्ल किया हो। और ये केस कितना सिंपल और कितना वाज़ेह है, इसका फैसला अदालत ही करे तो बेहतर हो। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। गन को सेफ्टी लाइसेंस ज़रूर मिला है, लेकिन इसके रखने और चलाने वाले के मोटिव पर डिपेंड करता है कि इसे कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ वाज़ेह है कि 12 अक्टूबर को जिस गन से गोली चली वो अमार बख्तियार की थी और असद रजा मौके पे जाँ भाग हो गए। योर ऑनर, जिस दिन ये वाकया पेश आया, असद रजा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रूटीन इंस्पेक्शन के लिए अमार बख्तियार के वालिद की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। रूल्स की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर रखते हुए वो कंस्ट्रक्शन रुकवा देते हैं, बिल्डिंग को सील करवा देते हैं। बहुत ही काबिल और वेल डेकोरेटेड ऑफिसर थे। उनके पिछले 3 साल की वर्क प्रोफाइल और प्रमोशंस की डिपार्टमेंटल रिपोर्ट इसमें शामिल है। योर ऑनर, मैं अपने पहले विटनेस को आतिफ निज़ामी साहब को स्टैंड पे बुलाना चाहूँगी। हमारे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं जिन्होंने क्राइम सीन से असद रजा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी मौत को कंफर्म किया। आतिफ निज़ामी कटहरे में आए। आतिफ साहब, मुअज़्ज़ज़ अदालत को अपनी इन्वेस्टिगेशन की तफसील से आगाह करें। योर ऑनर, 12 अक्टूबर की शाम मुझे मेरे ड्यूटी पर मामूर ऑफिसर की कॉल आती है कि बख्तियार बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई वाक़या रोनुमा हुआ है। जब मैं अपनी पुलिस टीम के हमरा वहाँ पहुँचा तो जाए वक़ुआ पर मकतूल असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। जब हमने जाए वक़ुआ से एक पिस्टल बरामद किया, गालबन गोली उसी पिस्टल से चलाई गई थी। जब हमने डिटेल निकलवाई तो हमें ये मालूम हुआ कि वो पिस्टल मशहूर और मारूफ बिल्डर बख्तियार साहब के बेटे अम्मार बख्तियार के नाम पर रजिस्टर्ड है और तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिटेल हमने अदालत में पेश कर दी। थैंक यू। थैंक यू आतिफ साहब। आतिफ साहब, आप मज़ीद इस केस के बारे में तफसील से जज साहिबा को बताइए। जिस टाइम पे आपने अमार से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो क्या उन्होंने कोई मुज़ाहमत की थी? बेसिकली वो काफ़ी तेज में थे और उन्होंने काफ़ी मज़ाहमत की हमारे साथ। उसके बाद हमने उनको गिरफ्तार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, बहुत ही गुस्से के तेज़ इंसान हैं। उनकी पास्ट हिस्ट्री भी इसी तरह की केसेस से भरी पड़ी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये इररिलेवेंट डिस्कशन है। अम्मार की मेंटल स्टेट का यहाँ पे कोई ताल्लुक। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। जी आतिफ साहब।
जब हम जाए वकूआ पर पहुँचे तो वहाँ असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। हमने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया और जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उसके बाद उन्होंने कहा ही इज़ नो मोर। योर ऑनर, इस तमाम तफसीलात से मेरा ख्याल से कोर्ट को बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए। प्लीज प्रोसीड बुरहान साहब। तो आतिफ साहब, जाए वकूफ़ पे आपको असद की लाश मिली जी, और आपको लगा कि कत्ल अम्मार ने किया गालिबन। जी इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगी, ये कोर्ट सिर्फ उसी को सच मानती है जिसके सबूत हो आपके पास। जाए वकूफ़ से आपको असद की लाश मिली, अम्मार की गन भी मिली। इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि कत्ल अम्मार मेरे क्लाइंट ने किया? योर ऑनर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके तहत शक को यकीन में बदला जाता है। हम ये सब मानते हैं कि वो गन अम्मार की थी, इस बात के सबूत है हमारे पास। इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट से अम्मार को गिरफ्तार किया, हम ये भी मानते हैं, सबूत भी है हमारे पास, अम्मार यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन योर ऑनर, असद को लगने वाली गोली अम्मार बख्तियार ने ही चलाई, इस बात का क्या सबूत है? आप इतने श्योर हैं, इतनी श्योरिटी के साथ आपने कह दिया कि कत्ल अम्मार ने किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने श्योर कैसे हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगी, यकीनन होगी योर ऑनर। वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने मजदूर थे, इतनी कंस्ट्रक्शन साइट पे कैमरास होते हैं, आई एम श्योर इनके पास होगी कोई सीसीटीवी फुटेज। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐनी शाहिदीन जिसने गोली चलाते हुए अम्मार को देखा हो? इंस्पेक्टर साहब, अम्मार इतने अरसे से आपकी तहवील में है, कोई इकबाली बयान? योर ऑनर, आप देख सकती हैं इंस्पेक्टर साहब और मेरी फाजिल दोस्त महज मफरूजात की बुनियाद पर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर, वाक़ियाती शवाहिद की बुनियाद पर यह साबित करना चाहती है कि कत्ल मेरे मौकिल अम्मार ने किया। इनके पास ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही कोई ऐनी शाहिदीन की गवाही, और ना ही अम्मार का इकबाल जुर्म है जो इस बात को साबित कर सके कि उस रात जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा। आयो साहब, सीसीटीवी फुटेज को बतौर सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है चार्जशीट में शामिल करें और इस पे हम अगली समाअत पे बात करेंगे। आपको कुछ और पूछना है आयो से? मिस एडवोकेट। योर ऑनर, मेरे साथी वकील बार बार सीन ऑफ क्राइम को हादसे का नाम देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हादसा हरगिज नहीं था, इश्तियाल में आकर किया गया एक भयानक कत्ल था जिसकी कोई जस्टिफिकेशन मिस्टर डिफेंस के पास नहीं है। योर ऑनर, मौत बरहक है, लेकिन कत्ल एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इस कत्ल ने एक इंसानी जान ली जिसकी वजह से कई इंसानी जानों को जिंदगी भर का दुख मिला। वो वालिदैन जो असद रजा की जिंदगी पर, उसके प्रोफेशनल करियर पर फख्र करते थे, उनकी जिंदगी में अब दुख के अलावा और कुछ नहीं रहा। 24 साल बिनिश अपनी शादी के महज 1.5 साल के बाद बेवा हो जाती है, उनका क्या कसूर है? योर ऑनर, उनका बेटा हादी जो सिर्फ 2 माह का है, इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि अब वो यतीम कहलाया जाएगा, और उसको यतीम करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा मामू। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा जज्बाती बातें करके कोर्ट का और अपना दोनों का वक्त ज़ाया करे। हकीकत तो ये है कि किसी भी जुर्म की 2 कहानी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी इंस्पेक्टर साहब ने आपको सुनाई है या जो कहानी वकील इस्तग़ासा आपको सुना रही है वही सच है। यहाँ मैं एक अहम बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहूँगा। जिस शाम ये हादसा हुआ उस शाम अम्मार मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। ये साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें। योर ऑनर,
सच की सच्चाई साबित करने के लिए सबूत जरूरी होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इस वक्त हमें एक्यूज के माइंडसेट को रीड करना होगा। ये सब कुछ जो अमार ने किया एक खास माइंडसेट के तहत किया। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनकी असद से कोई पुरानी दुश्मनी थी, बल्कि उन्होंने इसलिए किया कि अनफॉर्चुनेटली अमार बख्तियार को गलत और सही में तफरीक ही नहीं है। बचपन से उन्हें गलत और सही का कभी बताया ही नहीं गया। और यहाँ पे मेरे साथी वकील कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये कहकर कि अमार बख्तियार दिमागी तौर पे ठीक ही नहीं है। सरासर झूठ। मैं बतौर उनकी कज़न और उनकी वाइफ बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि उनकी दिमागी हालत तब भी बिल्कुल ठीक थी और आज भी बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मकतूल असद रज़ा अपनी बीवी और अपने बेटे से वीडियो कॉल कर रहे थे। इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट विटनेस बिनिश रज़ा को बुलाना चाहूँगी। हमारी प्राइमरी कंप्लेनेंट भी हैं और असद रज़ा की बेवा भी है। कॉल दो बेबे। बिनिश रज़ा कटहरे में आए। बहुत सी आवाजों के हुजूम में एक ऐसी आवाज होती है जो सीधी दिल के अंदर उतर जाती है। ये वही अंदर की आवाज होती है जो शोर तो नहीं मचाती, मगर फिर किसी और आवाज को सुनने भी नहीं देती। अम्मार ने भी उसी आवाज को सुना था और अपने आप को सजा के लिए पेश कर दिया। नशवा की दलीलों ने, बीनिश के आंसुओं ने उसके अंदर की आवाज को एक नई जिंदगी दी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत के साथ दीगर मुकदमात में भी सख्त तरीन सजाएं और भारी जुर्माने सुनाए गए, लेकिन अम्मार फिर भी खामोश रहा। ना मुआफ़ी की कोई अपील की और ना ही कोई सफाई। उसके बाप बख्तियार अहमद की तरफ से की जाने वाली मसालिहत व मफाहिमत की तमाम तर कोशिशों को भी उसने ठुकरा दिया। ये अम्मार का अपने बाप से लिया गया एक अलग ही तरह का इंतकाम था। हम यहाँ क्यों आए हैं?
सारे अरसे में इतना सब कुछ हुआ। मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया, इनफैक्ट आपकी फैमिली ने भी। एवरीवन वेंट थ्रू अ लॉट। और फिर मुझे पता चलता है कि आपने डील बनाई, वो भी बड़े अब्बू के साथ। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इस तरह का कोई फैसला लेंगे मेरे लिए और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? उल्टा आपने मेरी इंसल्ट की है। मैं हर्ट हुई हूँ बहुत, और इनफैक्ट मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी आंखों में शिकवा एक अजीब सा सुकून दे रहा है मुझे। शिकवा, ये शिकायत की नाराजगी तो किसी अपने के साथ ही की जाती है। बाय द वे, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। इसमें माफी की गुंजाइश है और वापस पलटने की नहीं, अपनी तरफ से रूल्स मत बनाया। आपने ही कहा था बल्कि कि दिल की दुनिया में कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनका कफारा अदा हो ही नहीं सकता। मेरी बातें इतनी याद रहती हैं आपको? ऑफ कोर्स, आप टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, और उस्तादों की बातें याद रखनी चाहिए, तभी शागिर्द कामयाब होते हैं। उस्तादों को माफ भी कर देना चाहिए। I am sorry, and I mean it. सेल्फिश हो गया था तुम्हें लेकर। पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने मेरी काबिलियत, मेरी अकल सब जीरो हो जाती है। मेरे से साहब, कोर्ट सच उसी को मानता है जिसको साबित किया जा सके। आपको साबित करना होगा कि आपकी अकल, आपकी काबिलियत सब जीरो हो जाती है मेरे सामने। You are genius. कुछ कहा आपने? अब कहूंगा नहीं, साबित करके दिखाऊंगा। साथ मेरे चले नहीं आज मेरा साया, मेरा नसीब मुझे कहाँ लेके आया। हो साथ मेरे चले नहीं आज मेरा साया, मेरा नसीब मुझे कहाँ लेके आया। राहों ने आंखें फेरी, रास्ते हुए खफा, सीना है खाली खाली, सांस को हुआ है क्या। इतना बता दे जिंदगी, गिला है क्या तेरा। बता दे जिंदगी, गिला है क्या तेरा।
ये क्या है? इसका मतलब अगली बारी तुम्हारी है। कहते हैं दुल्हन का मेहंदी वाला हाथ अगर किसी को लग जाए तो अगली बारी दुल्हन बनने की उसकी होती है। मैं नहीं मानती इन बातों को। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अगर किस्मत में अगले हफ्ते दुल्हन बनना लिखा है तो बनोगी ना। किस्मत से लड़ोगी क्या? हाँ, लड़ लूंगी किस्मत से। और वैसे भी ये जो हाथ है ना, ये मेहंदी लगाने के लिए नहीं, कलम थामने के लिए बने। और अगर इरादे मजबूत हो ना तो किस्मत भी हार जाती है। बल्ले 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 मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे, मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे, मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। है धुआं सा कुछ है यहाँ जल के बुझा, है धुआं सा चल के जहाँ हूँ मैं रुका, है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ, मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे, मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे, मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। ये रही टिकट्स, ये फोन रखो, ये कुछ पैसे भी हैं, काम आएंगे। इतना सब कुछ हमारे लिए, मैं किस मुंह से? सिर्फ तुम्हारे लिए। कराची जाकर पढ़ लिख कर कुछ बन कर वापस आना तो चुका देना एहसान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वक्त नहीं है, मुझे डर है कोई तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए। गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी में बैठ जाओ। और हाँ, कराची का पता है ना पास? हाँ, माँ की कज़न है खाला सकीना, उनके घर का भी पता है, फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। मैं निकलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखो। खुदा हाफिज। आहद, आहद, अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है, ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा। तुम इतनी उदास और दुखी क्यों बैठी हुई? क्या जरूरत थी अपने परिजात सर से लड़ने की, झगड़ा करने की? तो क्या करती?
उन्होंने बात ही ऐसी की थी, मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे होंगे तुम्हारे साथ, बस यूं ही तंग कर रहे होंगे। और तुम भी तो सारा दिन उनका सर खाती रहती। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी को कोई टगा सा जवाब दे दे। आप देख लीजिएगा, मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं बात करनी तो ना करो, मगर मेरा स्कल्पचर बनाने का वादा तो पूरा करो। या फिर चुप करके बिठाओगी? क्या? बैठो 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 बैठो। बैठे आप। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो तब जब स्कल्पचर पूरा हो। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने अपना मुजस्मा बनाने के लिए मुझे वक्त दिया। यकीन करें, मेरा दिल चाह रहा है कि अम्मी से कहलवा के कुछ मीठा बटवाऊं। अच्छा, इतनी भी खुशी की बात नहीं। मैं तो वैसे एक मर्तबा फिर वार्न करूंगा कि अपना वक्त जाया ना करो। बिल्कुल चुप। आप चुप करके बैठ जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए।
सब कुछ वहां से क्यों छोड़ छाड़ कर आ गए हो? जिसे पाने में इतने जमाने लगे थे। जिसे पाने के लिए जमाने को जमाना लगता है, वो मेरा मकसद कभी था ही नहीं, इसलिए जाना तो था। उस पैसे और ताकत ने मेरे अंदर के इंसान को शायद बदलना शुरू कर दिया था, या शायद मेरा असल चेहरा जाहिर करना शुरू कर दिया था। अगर मैं वहां से ना निकलता तो मेरे अंदर का सच्चा और असली परिजात मर जाता। जिसे सिर्फ तुम जानती थी। और उस वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था? मैंने खुद का वादा निभाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी एहसान के बोझ तले दबा कर तुम्हें मिलूं। तुम्हें मिल गया जो तुम्हारे काबिल था। शर्जील कल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी उसी ओहदे पे फाइज। मेरी जिंदगी का हम सफर नहीं। लेकिन मेरी इस मोहब्बत का क्या जो मैंने आपके अल्फाज से की थी, आपके ख्यालात से की थी। आपके अल्फाज मेरे दिल पे खुब गए थे। उस मोहब्बत की कदर नहीं की आपने परिजा। क्यों? आप तो हर जज्बे को तोलने का हुनर जानते थे। इतने बड़े लफ्ज़गर होने के बावजूद। लफ्ज़गर होना अलग बात है, मोहब्बत को पा लेना एक अलग एजाज। मुझ जैसों के नसीब में ये रुतबा कहाँ? मैंने आज तक एक चीज सीखी है कि जिंदगी खूबसूरत लफ्जों के सहारे तले नहीं जी जा सकती। आपके तजुर्बे की नफी नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर्फ हर्फ जीना जानते हैं, जो किसी के लफ्जों से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो चला आया कि मैं ना सही मेरे हर्फ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि मेरी शख्सियत मेरे हर्फों के बरक्स थी। काश आपके अंदर के खौफ को खत्म कर सकती मैं कभी। अगर मोहब्बत पर से एतबार उठ गया था तो मुझे एक दोस्त ही मान लिया होता। दोस्ती तो ये फर्क नहीं मानती ना। तो चले आप, जब तक आपका खुद पर और मोहब्बत पे
एतबार बहाल नहीं हो जाता? तब तक क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? जिंदगी मोहब्बत के बिना काटी जा सकती है। मकसद के बिना नहीं। मैंने इन गरीब और यारो मददगार बच्चों की तालीम में जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। जैसे मेरी उलझनों के कुंजल में से एक डोर आजाद हो गई हो। मगर ये मोहब्बत बड़ा खुद गर्ज जज्बा है। कभी कभी हमें किसी की जान लेने पर भी उकसा देता है। मैं शर्जील के मामले में एक ऐसे कमजोर लम्हे से गुजरा हूं। लेकिन आपने उस कमजोर लम्हे पे काबू पा लिया। फरीजाद, आप लोगों की जान लेने के लिए नहीं, लोगों पे जानिसार होने के लिए पैदा हुए। मैं जानती हूँ कि जो आपके अंदर वसवसे और खदशे हैं, ज़माने भर के पाले हुए हैं, एक पल में नहीं खत्म किए जा सकते। लेकिन हम एक दूसरे को फिर से जानने का और खोजने का दूसरा मौका तो दे सकते हैं। बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। कैसे? आपने तो बताया है कि आपको जिंदगी का नया मकसद मिल गया। मास्टर गुलाम अली साहब ने बताया मुझे, आपने इन गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत में दिन रात एक कर दी। उर्दू का तो मुझे भी जुनून है सदा से। क्यों ना हम इस टीम की छत के उर्दू मीडियम स्कूल को इस इलाके की सबसे बेहतरीन उर्दू की एकेडमी बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी असिस्टेंट हूँ मैं, आपको मायूस नहीं करूंगी। असिस्टेंट तो बन जाओ, तुम्हारे काम का क्या होगा? एफएम छोड़ दिया क्या? यहीं पे एक छोटा सा एफएम रेडियो खोल लूंगी। आपने सुना है ना, once a radio person, always a radio person। सोच लो, रास्ता बड़ा तवील और कठिन है। सोच लिया।
एतमाद के सहारे बड़े लंबे और तवील रास्ते काटे जा सकते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, याद है आपने एक नज़्म लिखी थी, मुनीर नियाजी साहब की तर्ज पे उन्हीं को डेडिकेट की थी। आपके जाने के बाद हर शो में वो नज़्म कहा करती थी। आज आप वो नज़्म मुझे सुनाइए, हमारी दोस्ती के नाम। वो सच ही तो कहता था कि हमेशा देर की मैंने, जरूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, तुम्हें आवाज देने में, तुम्हें वापस बुलाने में, हमेशा देर की मैंने।